नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर.के. सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों मैं सीटेट 2013 का संस्कृत का पेपर सोल्व करवा रहा था, जिसमें मैंने कल की क्लास में 8 क्वेश्चन सीटेट के संस्कृत के सोल्व करवाए थे। तो आज की क्लास में उससे आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक हम जो है आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि आपने इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो क्लास अगर वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही आई बटन पर भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आपने हमारी जो सभी क्लासेज हैं, प्रीवियस क्लासेज हैं संस्कृत की, अगर वो नहीं देखी हैं, उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने उन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासेज को देख सकते हैं। इसके अलावा उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अस्माकम छात्रा। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे। तो जो भी सेंटेंस के अनुसार आपको अर्थ दिखाई दे वही आप लगा लीजिए। तो हमारे छात्र, छात्र जो है बहुवचन रूप है छात्रों का, छात्रा, ठीक है। तो हमारे छात्र तथ्यानाम, तथ्यों का संग्रह करने में, एकत्र करने में, इकट्ठा करने में, व्यवस्थापन में, प्रारूप निर्माण में, संपादन में, पुनर्दर्शने च और पुनर्दर्शन में समर्थ भवेयु, समर्थ होवें, इत्यर्थम ते प्रेरितव्या, इसके लिए उन सभी को प्रेरित करना चाहिए। तो एक बार फिर से समझिए, हमारे छात्र तथ्यों का संग्रह करने में, व्यवस्थापन में, प्रारूप निर्माण में, संपादन में और पुनः दर्शन में समर्थ होवें, इसके लिए उन सभी को प्रेरित करना चाहिए। अस्मिन् कथने, इस कथन में, किम भाषा कौशलम निर्दिष्टम, कौन सी भाषा कौशल का निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो इस कौशल में कौन सी भाषा कौशल का निर्देश दिया गया है, निर्दिष्ट है, ये आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा भाषा का कौशल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाचनम कौशल है, सेकंड है श्रवणम, सुनना, तीसरा है भाषणम, बोलना, और लास्ट ऑप्शन है लेखनम, लिखना। तो बताइए कि कौन सा कौशल इसमें होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे छात्र तथ्यों का संग्रह करने में, व्यवस्थापन में, प्रारूप निर्माण में, संपादन में और पुनर्दर्शन में क्या वो समर्थ होने चाहिए। तो इसके लिए उन सभी को प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी के लिए जब छात्र को प्रेरित करना चाहिए तो ये जो है ये कौन सा भाषा का कौशल है। तो ये जो भाषा का कौशल होगा वो होगा लिखना, ठीक है। आप सभी जानते हैं तथ्यों का संग्रह करने में क्या लिखने की आवश्यकता होगी, व्यवस्थापन में भी, प्रारूप निर्माण करने में भी, संपादन में भी और उनको पुनः दर्शन में भी क्या लिखने की आवश्यकता होगी, ठीक है। लिखे हुए को आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो लेखना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा, लिखने में नहीं लिखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अध्यापक नवीन कठिन शब्दार्थान, नए कठिन शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करना चाहिए। इति अपेक्षते, इसकी अपेक्षा की जाती है। किमर्थम, किस लिए। तो क्वेश्चन में सीधे पूछा गया है कि जो अध्यापक होते हैं उन्हें जो नए कठिन शब्दों के अर्थ हैं उनका जो है स्पष्ट करना चाहिए। तो इसकी अपेक्षा की जाती है। इसकी अपेक्षा क्यों की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है ये क्यों ज़रूरी है कि कोई भी जो नया या कठिन शब्द है उनका अर्थ जो है वो शिक्षक को उसका स्पष्ट करना चाहिए। तो ये क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी अपेक्षा की जाती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापका स्वयं अर्थान वदेयु इति छात्रा न इच्छन्ति। अध्यापक स्वयं यानी अपने आप ही अर्थों को बोलने, इति छात्रा न इच्छन्ति, ऐसा छात्र नहीं चाहते। अध्यापक स्वयं ही अर्थों को बोलें ऐसा छात्र नहीं चाहते। सेकंड ऑप्शन है शब्दावली अपेक्षा व्याकरणम अधिकम महत्वपूर्णम, कि शब्दावली की अपेक्षा जो व्याकरण है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है संदर्भ संकेत द्वारा अर्थावबोधने बाधा भवति, संदर्भ संकेत के द्वारा अर्थावबोधन का अर्थ होता है अर्थ को समझने में बाधा होती है। तो तीसरे ऑप्शन में कहा गया है कि संदर्भ संकेत के द्वारा जो अर्थ है उसको समझने में बाधा होती है। और लास्ट ऑप्शन है छात्र सहज रूपेण शब्दार्थान जानन्ति एव, कि जो छात्र हैं वो सहज रूप में या सरल रूप में शब्दों के जो अर्थ हैं उन्हें ही जानते हैं।
तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया कि कोई भी जो अध्यापक होते हैं उन्हें जो नए कठिन शब्द हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए। नए कठिन जो शब्द हैं उनका जो अर्थ है वो स्पष्ट करना चाहिए। तो इसकी अपेक्षा क्यों की जाती है, तो इसकी जो अपेक्षा की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि जो संदर्भ है, ठीक है, संदर्भ संकेत के द्वारा क्या होता है, जो अर्थ होता है उसको समझने में क्या होती है, बाधा होती है। तो आंसर यहाँ पर इसलिए कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अध्यापक जो होते हैं उनको जो नए कठिन शब्दों के अर्थ हैं उनको स्पष्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि संदर्भ संकेत के द्वारा जो अर्थ होते हैं उनको समझने में जो क्या होती है, बाधा होती है। आप सभी जानते हैं कि जो छात्र होते हैं, ठीक है, वो जो है किताब से जो भी कोई नया शब्द है उसका अर्थ जो है खुद से वो नहीं जान सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या जो अध्यापक होते हैं, जो कठिन है, नए शब्द हैं, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उनका जो अर्थ है वो समझा देना चाहिए। ठीक है, अब वो क्यों समझा देना चाहिए अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि उसमें जो किताब में जो शब्द होते हैं, ठीक है, तो वो क्या जो छात्र होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि इसमें यदि ऑप्शन की बात करें, इसके अकॉर्डिंग बात करें कि संदर्भ संकेत के द्वारा अर्थ को समझने में क्या होती है, बाधा होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रत्यक्ष अनुदेशनम। प्रत्यक्ष अनुदेशन, अनुदेशन का मतलब होता है निर्देश। प्रत्यक्ष निर्देश अधिकृत्य, प्रत्येक निर्देश पर आधारित कस्य, अधिकृत्य का अर्थ हो गया आधारित, कस्य का अर्थ हो गया किसका या किसकी भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी, सबसे ज़्यादा जो भूमिका वो किसकी प्रभावकारी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए, प्रत्यक्ष जो निर्देश है उस पर आधारित किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक से, अध्यापक की। सेकंड है श्रव्य दृश्य संसाधनम, श्रव्य दृश्य संसाधन की। तीसरा है अध्यापक से अधिगम कर्तुम च, अध्यापक की और जो अधिगम करता है यानी सीखने वाले की। लास्ट ऑप्शन है अधिगम कर्तु यानी कि अधिगम कर्ता की यानी कि सीखने वाले की। तो देखिए प्रत्यक्ष अनुदेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, प्रत्यक्ष निर्देश की। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्देश जो है कौन देता है, अध्यापक तो देता है, छात्र थोड़ी ना देता है। ठीक है, तो सीखने वाले थोड़ी ना देंगे निर्देश, प्रत्यक्ष कौन देगा, अध्यापक देंगे। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अध्यापक से, तो अध्यापक की। ठीक है, तो प्रत्यक्ष जो निर्देश है उस पर आधारित किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होगी, अध्यापक की। तो आंसर पहले यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में पूछा गया है परीक्षण महत्वपूर्ण भवति, परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। तो परीक्षण जो होता है वो महत्वपूर्ण किस लिए होता है, क्यों होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षायाम श्रेष्ठ छात्रम संज्ञातुम, कक्षा में श्रेष्ठ छात्र कौन है यह जानने के लिए। सेकंड ऑप्शन है भय द्वारा छात्रान प्रेरितुम, भय के द्वारा जो छात्र हैं उनको प्रेरित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है अग्रिम कक्षार्थम छात्रोन्नत्यर्थम, अग्रिम यानी कि अगली कक्षा के लिए छात्रों को उन्नत करने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है प्रतिपुष्टिम अधिकृत्य उपचारात्मक कार्यार्थम, कि प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। ठीक है, प्रतिपुष्टि पर आधारित जो उपचारात्मक कार्य है उसके लिए। तो परीक्षण जो है यानी कि स्कूलों में जो परीक्षण किया जाता है, परीक्षा जो कराई जाती है वो क्यों कराई जाती है। तो देखिए यदि हम देखते हैं पहला ऑप्शन कि कक्षा में श्रेष्ठ छात्र जो है कौन है यह जानने के लिए, क्या यह जानने के लिए परीक्षा कराई जाती है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो परीक्षा है या परीक्षण है वो इसलिए नहीं कराया जाता है कि कक्षा में ये पता लग सके कि कौन श्रेष्ठ छात्र है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की कि भय द्वारा छात्रों को प्रेरित करने के लिए, तो देखिए भय के द्वारा छात्रों को प्रेरित करने के लिए भी जो परीक्षण है वो नहीं कराया जाता है, जो परीक्षा है वो नहीं कराई जाती कि जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएं, वो डर जाएं और जो छात्र हैं वो क्या उससे फिर प्रेरित हो जाएं। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की कि अगली जो कक्षा है उसमें छात्रों को उन्नत करने के लिए, उसमें भेजने के लिए जो परीक्षा है वो इसलिए कराई जाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए, उन्नत करने के लिए जो छात्र हैं उनकी परीक्षा नहीं कराई जाती। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन केवल एक यही बचता है कि प्रतिपुष्टि पर जो आधारित उपचारात्मक कार्य है उसके लिए। तो आंसर बिल्कुल यहाँ पर कौन सा होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षण या परीक्षा किस लिए कराई जाती है, क्यों महत्वपूर्ण होता है, वो इसलिए होता है कि जो प्रतिपुष्टि है, ठीक है, उसमें ये पता लग सके कि जो अध्यापक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रतिपुष्टि का मतलब ये होता है
कि उसमें ये भी पता लग जाता है कि अध्यापक की कमजोरी कहाँ है, अध्यापक कैसा पढ़ाता है, ठीक है ना। प्रतिपुष्टि यानी जो फीडबैक है केवल वो विद्यार्थियों का नहीं होता, वो एक अध्यापक का भी होता है और विद्यार्थियों का भी होता है, ठीक है। जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो विद्यार्थी डिसाइड करते हैं कि जो अध्यापक है वो कैसा पढ़ा रहा है, उसको जो है कितना उसमें से समझ आ रहा है। तो जो परीक्षा होती है, परीक्षा में जो विद्यार्थी लिखते हैं उससे क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, उसका पता लगता है, साथ ही जो अध्यापक है उसकी भी प्रतिपुष्टि का पता लग जाता है, ठीक है। तो आंसर इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा कि जो प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है, उस पर आधारित उपचारात्मक कार्य, ठीक है। इसके अलावा ये भी पता लग जाता है कि अब जो छात्र हैं उनको कितना आ गया, अब कहाँ छात्रों की कमजोरी है और उसका जो है अब कैसे दूर किया जाएगा, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि पर जो आधारित उपचारात्मक कार्य है उसके लिए क्या किया जाता है, परीक्षण कराया जाता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा कि परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, क्यों होता है, तो प्रतिपुष्टि पर आधारित उपचारात्मक कार्य के लिए। तो आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बाकी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है काव्य कक्षायाम एकाध्यापिका। तो काव्य तो आप समझते हैं कविता, ठीक है। तो काव्य की कक्षा में एक अध्यापिका, ठीक है। तो एक का मतलब हो गया एक, अध्यापिका आप समझते हैं, ठीक है, शिक्षिका। छात्रान छात्रों को एकम गीतम श्रावयति, एक गीत सुनाती है। तो कविता की कोई कक्षा है, उसमें एक अध्यापिका छात्रों को एक गीत सुनाती है। तत्पश्चात और उसके बाद में ते गीतम, वे सभी गीत को उच्चे पठंती, जोर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो कविता की एक कक्षा में एक अध्यापिका छात्रों को एक गीत सुनाती है और उसके बाद में वे सभी क्या करते हैं, गीत को जोर से पढ़ते हैं। एतत् पश्चात और इसके पश्चात में समूह में केचन छात्रा, कुछ छात्र गीतानुसार नृत्यंती, गीत के अनुसार नाचते हैं, नृत्य करते हैं। केचन गीतम गायंती, और कुछ जो है गीत गाते हैं। अध्यापिका अपि तत् गीतम अधिकृत्य भावानुसारम चित्राणि रचयितुम प्रेरयति, अध्यापिका भी उस गीत के आधार पर भाव के अनुसार चित्रों की रचना करने में उनको क्या करती है, प्रेरित करती है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, अध्यापिका भी उस गीत पर आधारित भाव के अनुसार चित्रों की रचना करने के लिए, चित्रों का निर्माण करने के लिए जो छात्र उनको प्रेरित करती है। अध्यापिका एतादर्शी, तो अध्यापिका जो इस प्रकार की पद्धति का किमर्थम, किस लिए अनुसरण कर रही है। तो अध्यापिका इस प्रकार की जो पद्धति है उसका किस लिए अनुसरण कर रही है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हिंदी आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर से चलो हिंदी इसकी बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। कविता की कक्षा में एक अध्यापिका छात्रों को पहले एक गीत सुनाती है और उसके बाद में वे सभी गीत को क्या करते हैं, जोर से पढ़ते हैं, जितने भी शायद छात्र हैं वो भी और शिक्षिका भी। और फिर उसके बाद में समूह में कुछ छात्र जो है गीत के अनुसार नाचते हैं और कुछ छात्र क्या करते हैं, फिर गीत गाते हैं। और अध्यापिका भी उस गीत के आधार पर भाव के अनुसार क्या करती है, चित्रों का निर्माण करने में, है ना, निर्माण करने के लिए उनको क्या करती है, प्रेरित करती है। तो अध्यापिका जो इस प्रकार की पद्धति अपना रही है वो किसका अनुसरण कर रही है, वो ऐसा किस लिए कर रही है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में है कि विभिन्न विधिविद छात्रा, विभिन्न विधियों के द्वारा जो छात्र हैं उनको प्रतियोगिता के लिए प्रेरिता भवंती, प्रेरित होते हैं। विभिन्न गतिविधियों के द्वारा छात्र प्रतियोगिता के लिए प्रेरित होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। अभी थोड़ा आगे देखिए, आगे भी है अभी। परीक्षायाम च, और परीक्षा में तेषाम श्रेणी उन्नता भवती, और उनकी जो श्रेणी है वो क्या, वो उन्नत होती है। देखिए आप सभी जानते होंगे, और यदि नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप एक टीचर हैं तो आपको छात्रों को कभी भी प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं करना है, प्रेरित नहीं करना है। साथ ही आप जो है छात्रों को परीक्षा के लिए भी तैयार नहीं करते हैं, परीक्षा में उन्नत करने के लिए उनको तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल इसलिए नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन में कहा गया है प्रत्येक छात्र है विशिष्ट शैलियाँ पठती, कि जो प्रत्येक छात्र होता है वो विशेष या विशिष्ट शैली में पढ़ता है। अतः अध्यापिका, इसलिए जो अध्यापिका है, जो शिक्षिका है, एते विधि भी इन विधियों के द्वारा अधिगम्य या सीखने में छात्रम सहायाम करोति, छात्रों की सहायता करती है।
कि जो प्रत्येक छात्र हैं वो विशिष्ट शैली में पढ़ते हैं या विशिष्ट शैली के द्वारा पढ़ते हैं। प्रत्येक जो छात्र है वो विशिष्ट शैली के द्वारा पढ़ता है, क्योंकि एक वचन है पढ़ता है, इसलिए अध्यापिका इन विधियों के द्वारा अधिगम में या सीखने में छात्रों की सहायता करती है। अब तीसरा ऑप्शन है छात्रा पठनम न इच्छन्ति, कि जो छात्र हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इच्छन्ति का तो क्या चाहते हैं, इच्छा करते हैं। छात्र पढ़ना नहीं चाहते हैं, अतः इसलिए गतिविधि द्वारा छात्रान व्यस्ति कर्तुम, इसलिए गतिविधि के द्वारा जो छात्र हैं उनको व्यस्त करने के लिए, बिजी रखने के लिए अध्यापिका सहायम प्राप्नोति, जो अध्यापिका है वो सहायता प्राप्त कर रही है। कि जो छात्र हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए गतिविधियों के द्वारा छात्रों को व्यस्त करने के लिए, उन्हें बिजी रखने के लिए अध्यापिका उनकी सहायता करने में क्या कर रही है, सहायता करने में मतलब सहायता प्राप्त कर रही है, सहायता प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अध्यापक जो अपने स्टूडेंट है, छात्र हैं, उनको बिजी रखने के लिए कोई भी कार्य नहीं देता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए कोई भी कार्य नहीं देता है, तो तीसरा ऑप्शन भी इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कि यदा छात्रा गतिविधिषु व्यस्ता, जब छात्र गतिविधियों में व्यस्त होते हैं, अध्यापिका अपि विश्रामार्थम अवकाशम प्राप्नोति, तो जो अध्यापिका है उसको भी विश्राम के लिए अवकाश प्राप्त होता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि व्यस्त रखना ही नहीं है, और जो अध्यापिका है उनका काम पढ़ाने का है, विश्राम करने का नहीं है, तो फोर्थ वाला भी नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन सा बचता है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर बचता है कि जो प्रत्येक छात्र है उनकी क्या होती है, वो सभी जो है अपनी एक विशेष शैली में पढ़ते हैं ना। प्रत्येक छात्र क्या करता है, अपनी एक विशेष शैली में पढ़ता है। ठीक है, सभी भिन्न भिन्न तरीक़ों से पढ़ते हैं, तो इसलिए जो अध्यापिका वो क्या कर रही है, इन विधियों के द्वारा सीखने में छात्रों की सहायता कर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। और अगर क्वेश्चन समझ आ गए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं उनमें सभी में जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, एक निदानात्मक शिक्षण होता है। इनसे एक या दो क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आपको जहाँ से भी इनके क्वेश्चन मिले आप तैयार कर लीजिए। ये मत सोचिए कि आपको आता है, क्योंकि क्वेश्चन को पता नहीं कैसे कैसे घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण भी। निदानात्मक शिक्षण आप जानते हैं, जब छात्र के अंदर कोई भी कमी हो, उसे कोई भी पढ़ने संबंधी समस्या होती है, उसका जब पता लगाया जाता है उसे निदानात्मक शिक्षण या निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। साथ ही जो छात्र के अंदर जो कमजोरी है, जो भी समस्या है पढ़ने संबंधी, जब उसका उपचार कर दिया जाता है, जब उसे दूर कर दिया जाता है, तो उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ठीक है, आपको उपचारात्मक शिक्षण क्या है पता लग गया होगा। जिसे नहीं पता है, बाकी मैक्सिमम स्टूडेंटों को पता है, और पता नहीं हर बार शायद ये जो जितनी भी क्लासेस मैंने कराई हैं सभी में लगभग जो है रिपीट हुआ है, या तो उपचारात्मक शिक्षण आया है या निदानात्मक शिक्षण। लेकिन क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आपको बार बार के जो है चेंज हुए देखने को मिलते होंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले ऑप्शन में है अतिरिक्त शिक्षण, कि जो उपचारात्मक शिक्षण है ये अतिरिक्त शिक्षण है कि अलग से शिक्षण। सेकंड ऑप्शन है पाठ्यक्रमोत्तरम शिक्षण, कर्मोत्तर शिक्षण है। तीसरा है निदानम अधिगमनात्मक रिक्ति पूर्णम च, कि निदान अधिगमनात्मक रिक्तियों को क्या करना, पूरा करना। रिक्ति से यहाँ पर अर्थ है कमी को पूरा करना या दूर करना। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है प्रतिभाशालिभ्य छात्रेभ्य शिक्षणम, कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है आपको पता है। ठीक है, तो जो भी अधिगम संबंधी जो समस्या है, ठीक है, अधिगम संबंधी जो भी, रिक्ति का मतलब यहाँ पर समस्या या कमी आप कह सकते हैं। अधिगम संबंधी जो भी समस्या है, अधिगमनात्मक संबंधी जो भी समस्या है, उसको पूरा करने के लिए यानी कि उसको दूर करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा देख करके ध्यानपूर्वक जो है जो आंसर है उसको लगाना है। ठीक है, गलत बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपके हाथ से 1 या 2 नंबर निकल जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये है, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है उसी से क्वेश्चन लिया गया है, 2009 में जो पारित हुआ था। तो देखिए इसमें पूछा गया है
15 क्वेश्चन में बाला नाम आवश्यक निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कि बच्चों की आवश्यक निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षाया एकोद्देश्य पूर्ण रूपेण शिक्षा में एक उद्देश्य के रूप में बाल सर्वांगीण विकासस्य बच्चे का सर्वांगीण विकास का उल्लेखनम करोति उल्लेख करता है। अस्य अभिप्राय अस्ति इसका अभिप्राय है। तो एक बार क्वेश्चन को पीछे समझ लीजिए। बच्चों की जो आवश्यक निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम है 2009 वो शिक्षा में एक उद्देश्य के रूप में बच्चों का सर्वांगीण का मतलब आप समझते हैं सभी प्रकार से संपूर्ण रूप से विकास का उल्लेख करता है, इसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या है, तो देखिए क्वेश्चन में पहले दे दिया गया है सर्वांगीण विकास का उल्लेख, यानी कि सभी प्रकार से, जिसमें मतलब शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो, आर्थिक, मतलब सभी प्रकार से जो छात्र हैं उसका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन कहता है, ये कहता है निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो कि 2009 में पारित हुआ था। तो अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बालकस्य संपूर्ण विकास संदर्भे तस्य व्यक्तित्वस्य शारीरिक मानसिक भावात्मक पक्षाणाम समुचितम पुष्टिकरणम कि बच्चे के संपूर्ण विकास के संदर्भ में उसके व्यक्तित्व की शारीरिक मानसिक भावात्मक पक्षों का समुचित पुष्टिकरण करना। सेकंड ऑप्शन है प्रत्येकम बालकस्य यानी कि 6 to 14 आयु वर्ग वाले समूह में शीघ्र अतिशीघ्रम वृद्धि भवेत, जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र, ठीक है, जल्दी से जल्दी या शीघ्र से शीघ्र क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तो प्रत्येक बच्चे की जल्दी से जल्दी यानी शीघ्र से शीघ्र वृद्धि होनी चाहिए। क्या ये भी प्राय है इससे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि प्रत्येकम बालक एक शक्ति युक्त प्रौढ़ रूपेण विकसित है, प्रत्येक बालक एक शक्तियुक्त प्रौढ़ रूप में विकसित भवेत होना चाहिए। इत्यस्मिन् इसके संदर्भ में तस्य स्वास्थ्यम प्रति उसके स्वास्थ्य के प्रति समुचितम अवधानम, उसके प्रति जो समुचित अवधान है वो होना चाहिए। यतो ही क्योंकि भावी आहवानी उसके जो भावी आह्वान हैं स्वीकर्तुम उनको स्वीकार करने में समर्थ होगी। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है बालकः समुचित काले राष्ट्रस्य आर्थिक विकासे समुचितम योगदानम दातुम योग्य भवेत, बच्चे के समुचित काल में राष्ट्र के आर्थिक विकास में समुचित योगदान देने में योग्य होना चाहिए। तो अब इसमें से आंसर कौन सा होगा, तो देखिए बस आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन में आप जो है सिर्फ इस लाइन को देखिए, सर्वांगीण विकास उल्लेख करता है। तो जो छात्र का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से होगा, तो देखिए यदि हम देखते हैं पहले ऑप्शन को कि जो बच्चा है बच्चे का संपूर्ण विकास के संदर्भ में उसके व्यक्तित्व के शारीरिक मानसिक भावात्मक पक्षों का समुचित पुष्टिकरण। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है इसका अभिप्राय यही है। ठीक है, तो ये जो इसमें कह रहा है कि जो सर्वांगीण विकास है ये क्या उल्लेख कर रहा है, यही उल्लेख कर रहा है कि जो बच्चा है बच्चे का संपूर्ण विकास के संदर्भ में उसके व्यक्तित्व का शारीरिक भी, मानसिक भी, भावात्मक भी, ठीक है, मतलब सभी नज़रिए से क्या होना चाहिए, सभी पक्षों में उसका जो है समुचित पुष्टिकरण होना चाहिए, समुचित उसकी क्या होनी चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए, कोई भी कमी उसमें नहीं रहनी चाहिए। तो आंसर इसलिए कौन सा होगा यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे बाद के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कैसा लगा, मैंने जो संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट की वो आपको समझ आई या नहीं आई, सब कुछ आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने साथियों में वीडियो को आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जिनके पास तक भी वीडियो नहीं पहुंची है उनके पास तक इस वीडियो को पहुंचाना है, क्योंकि अब तो जो है मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज में या फर्स्ट लैंग्वेज में संस्कृत ही ऑप्शन में फिल करते हैं। तो जिन भी स्टूडेंटों ने संस्कृत ऑप्शन में फिल किया है उनके पास तक ये वीडियो को शेयर करने का काम आपका है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम की डेट जब आएगी हम तभी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो अपनी तैयारी को रखिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।